तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला पॉइंट तो ये है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ बेसिक पॉइंट है, तो पहले हम बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो राइट डाउन बेसिक पॉइंट। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, on the basis of direction, on the basis of डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे। पहला रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल किसको बोलते हैं? वो रिएक्शन जो कभी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। दोज रिएक्शन which carried out in forward direction, those reaction which carried out in forward direction. Example, C+O2, हम एक एरो लगाएंगे, ये बना CO2, दिस वन इज रिएक्टेंट और दिस वन इज प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में। दैट मीन्स reactant will be undergoes to product, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट डिकम्पोज होने लग जाए। एग्जाम्पल ये हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। अब कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल, सॉरी ये इरिवर्सिबल, यहां पर इरिवर्सिबल लिखना और यहां पर अब हम रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा इरिवर्सिबल है, यहां पर इरिवर्सिबल लिखना। यह है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, दोज रिएक्शन which those reaction which carried out in forward direction as well as backward direction, as well as forward as well as backward direction simultaneously. That means
reactant will converted, that means reactant will converted into product and product will be decomposed, will be decomposed simultaneously. Example, N2 plus 3H2 form 2NH3. ध्यान से समझना, इसमें पहले समझ लेना उसके बाद लिखना। हमने बनाया अमोनिया, कैसे बनाया? N2 और 3 हाइड्रोजन हमने रिएक्शन करवाया, हमारा बना अमोनिया NH3। अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या बना? प्रोडक्ट। अब जैसे ही प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट एट ए टाइम डिकम्पोज होने लग गया और वो रिएक्टेंट साइड आने लग गया। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनने लग गया। ठीक है, हालांकि दोनों के स्पीड क्या होगा बनने का वो अलग बात है, लेकिन रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट विल कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, एंड व्हेन प्रोडक्ट विल डिकम्पोज देन इट इज कॉल्ड बैकवर्ड। दैट मीन्स रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड एट ए टाइम प्रोडक्ट विल बी डिकम्पोज इनटू, एंड प्रोडक्ट विल डिकम्पोज इनटू लिखना, डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट, डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड बोला जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना बैकवर्ड बोला जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बने और प्रोडक्ट धीरे 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 डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनने लग जाए, इनका बनने का स्पीड और इनका डिकम्पोज होने का स्पीड अलग अलग होगा। वो हम आगे ही सब बातें करने वाले हैं। यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डिकम्पोज होने लग गया दैट इज नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन। और ये दोनों काम यानी फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा तब डिकम्पोज होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ चलता रहता है। फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन एक साथ चलता रहता है, यानी प्रोडक्ट का बनना और डिकम्पोज होना साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार पूरा प्रोडक्ट बनेगा फिर प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा, वैसे नहीं सोचना है। जिस टाइम में प्रोडक्ट बना वो अपना काम स्टार्ट कर दिया, डिकम्पोज करने का काम स्टार्ट कर दिया, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो गया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना यानी डिकम्पोज होना दैट इज नोन एज बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है, और इसको हम हाफ एरो से, एक एरो हम इधर लगाते हैं और एक एरो हम इधर लगाते हैं, ऐसे अगर रिएक्शन में लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं वो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन में डिकम्पोज नहीं होता है,
केवल और केवल फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड इसमें नहीं होता है। इस रिएक्शन में केवल और केवल फॉरवर्ड होता है, यानी इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके प्रोडक्ट बैक साइड नहीं आते हैं, यानी प्रोडक्ट उसका डिकम्पोज नहीं होता है। वैसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल, नाम से भी क्लियर हो रहा है, इरिवर्सिबल, वो रिवर्स नहीं आएगा। और ये नाम से भी क्या हो रहा है, रिवर्सिबल, यानी रिवर्स होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट? और रिएक्शन जो केवल कैरिड आउट हो फॉरवर्ड में, मतलब प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड ओनली एंड ओनली इन प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट विल डिकम्पोज। प्रोडक्ट पीछे नहीं भागेगा, यानी प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट नहीं बनेगा। उस रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल, नाम से भी क्लियर हो रहा है, इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं आएगा। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर होगा तो एक एरो दिखाते हैं हम। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है और एट ए टाइम वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होने लगता है, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पूरा कन्वर्ट हो गया तब पूरा प्रोडक्ट बना तब जाके रिएक्टेंट में आएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस समय प्रोडक्ट थोड़ा भी बना स्टार्ट हो जाता है रिवर्स होना, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल। तो कुछ और एग्जांपल्स लिख लो रिवर्सिबल का, क्योंकि हमें इस चैप्टर में आगे चल के रिवर्सिबल ही पढ़ना है। नेक्स्ट लिखना, और एग्जांपल लिखना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट विल कन्वर्टेड इनटू CaO एंड CO2। दैट मीन्स दिस रिएक्टेंट विल फॉर्म प्रोडक्ट CaO and CO2, and after combine CaO and CO2 it will form CaCO3. That means that reaction will, reactant goes to product and simultaneously product goes to reactant. That means this arrow represent forward direction and this arrow represent backward direction, और हाफ एरो और हाफ एरो दिखाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, हम सारे रिएक्शन में ऐसा नहीं लिख सकते, ये रिएक्शन हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन ऐसा होता है। H2 + I2 आयोडीन का बनना, दैट मीन्स 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करता है, HI बनता है, एट ए टाइम इट डिकम्पोज होके H2 और I2 बनता है। AgNO3 और NaCl, ये तो केवल फॉरवर्ड होगा। अब नेक्स्ट ध्यान देना, ये हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो गया। तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल उस रिएक्शन के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं जो रिवर्सिबल होता है, जो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ये लिख लीजिए एग्जांपल, तो अब हम मीनिंग समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? तो हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। चलो मान लो हमने लिया अमोनिया N2, हम अमोनिया बना रहे हैं N2 + 3H2, इट विल फॉर्म अमोनिया।
अब ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्टेंट है, और डायग्राम भी निकालते चलना। इस कंटेनर में रिएक्टेंट है, इसमें है N2 और इसमें है H2। दिस वन विल बी रिएक्टेंट। इसमें है N2 और इसमें है H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। और मान लो ये कंटेनर प्रोडक्ट का है, मान लेते इसी से अटैच्ड है, ये प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। अब ध्यान देना, पहला पॉइंट, T इक्वल टू 0 पे, यानी उस समय जिस समय रिएक्शन अभी टेंस टू स्टार्ट है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, टेंस टू स्टार्ट, यानी रिएक्शन टेंस टू स्टार्ट। अभी रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में एक भी मोल या कोई भी अमाउंट इधर नहीं होगा, जो होगा वो रिएक्टेंट साइड होगा। यानी T इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट, ये रिएक्शन भरा होगा, रिएक्टेंट का कंटेनर भरा होगा और प्रोडक्ट का कंटेनर खाली होगा। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, अब रिएक्शन हो गया स्टार्ट, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो व्हेन रिएक्शन विल स्टार्ट, लिखते चलना, व्हेन रिएक्शन विल स्टार्ट, व्हेन रिएक्शन विल स्टार्ट, जब अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो पहला पॉइंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटने लगेगा। सेम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इसमें 2 पॉइंट में कोई डाउट नहीं है ना, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटने लगेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ने लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसको हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। वाई एक्सिस पर हमने लिया कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर हमने लिया कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने टाइम, हमने लिया टाइम। अब हमने क्या बोला, जब स्टार्टिंग में t इक्वल टू जब 0 था, जब t इक्वल टू 0 था, उस समय रिएक्टेंट भर भर के था ना, भर भर के। और समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता चला गया, कम होता चला गया। यानी इस चीज को ऑब्जर्व कर लो, ये जब टाइम कम था तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा और बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम हो गया, टाइम और बढ़ा कंसंट्रेशन और कम हो गया, टाइम और बढ़ा कंसंट्रेशन और कम हो गया। यानी समय के साथ कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का कम होता चला जा रहा है। जब टाइम इतना है तो कंसंट्रेशन इतना है, जब टाइम और बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम हो गया है।
प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन जीरो था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। ये है प्रोडक्ट, इसका समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। तो 2 पॉइंट हमने जाना कि समय के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता चला जाएगा और समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इतना नोट डाउन हो गया। ये डायग्राम भी निकालना। ये ग्राफ बना लिए। चलो अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि कंसंट्रेशन, स्पीड पढ़ते हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अभी लिख लो। तो जैसे हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही अगर मान लो इस रिएक्शन का स्पीड निकाला जाए, इसका स्पीड यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बनने का स्पीड कितना है, यानी मैं इधर अगर लिखूं कि स्पीड कितना है बनने का, तो कंसंट्रेशन वाला तो बात हो गया। अब नेक्स्ट बात पे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 पे। स्पीड, मान लो इसको हमने एक मान लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड बोले तो रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। स्पीड या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब अगर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितना टाइम लगा। जैसे फिजिक्स में क्या बोलते हो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस के बदले में चेंज इन कंसंट्रेशन होता है और उस चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं और कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। और यहाँ पर रिएक्टेंट की बातें किया जाता है तो हम आर लिखते हैं और चेंज इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, और ये चेंज यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ। जैसे 10 मोल था, 10 मोल था स्टार्टिंग में रिएक्शन करने के पहले 10 मोल था, 2 मिनट के बाद ये 5 मोल हो गया। तो कितना इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ 2 मिनट में? तो 2 मिनट में 10 था तो 5 हो गया, 5 मोल चेंज हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ। नेक्स्ट लिखना, ये हमने निकाला क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मान लो तो ऐसा भी तो होगा कि धीरे धीरे जैसे ही प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट क्या होने लग गया? वो भी डिकम्पोज होने लग गया। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट भर भर के था, और यहां पर
रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ये। अब जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, तुरंत प्रोडक्ट क्या होने लग गया, डिकम्पोज होने लग गया, यानी प्रोडक्ट बनने लग गया रिएक्टेंट एट ए टाइम। ऐसा नहीं होगा कि दोनों का स्पीड एक जैसा होगा, होगा तो उस पोजीशन में हम क्या बोलेंगे वो आगे हम बोलेंगे उसको। तो हम जैसे ही डिकम्पोज होने लग गया तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ स्पीड, स्पीड या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा से, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना चेंज हुआ उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे, और डेल्टा टी, यानी अगर हमें स्पीड लिखना होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा टाइम आया केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट का नाम है, मतलब एक पोजीशन का नाम है। अब मान लो, ध्यान से अब देखना, मान लो ऐसा हुआ दो पॉइंट और लिखना पड़ेगा इसमें, फिफ्थ पॉइंट एक और ऐड करो। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कंसंट्रेशन इज concentration of substance is directly proportional to rate या speed of reaction। इस बात को ध्यान में रखना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका स्पीड ज्यादा होगा। ऐसे भी क्लियर हो रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा हुआ है, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्पीड ज्यादा होगा। अब हमारा टाइम आया केमिकल इक्विलिब्रियम समझने की बारी आई, तो अब ध्यान से समझना कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है। अब इधर ध्यान देना, ये मान लो रिएक्टेंट का कंटेनर था, इसमें रिएक्टेंट भर भर के था। अब क्या हुआ, इसके साथ एक कंटेनर लगा हुआ है प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब अगर हम स्पीड के बारे में बात करें, इसका स्पीड, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है उतना ही स्पीड बनने का ज्यादा होता है। यानी हम पहला ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हैं कि व्हेन इन इनिशियल concentration of reactant is very high, that's why rate of
rate of forward reaction is very high। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है अभी कंटेनर में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही स्पीड ज्यादा होता है। लेकिन ये समय के साथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो कंसंट्रेशन का कम होना मतलब स्पीड का कम होना। एंड आफ्टर sometime concentration of reactant will decrease, hence after some time concentration of reactant will decrease, hence रेट या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसलिए इसका स्पीड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड भी कम होगा। बस इसी बात को बोल रहा है। स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे समय के साथ रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसका स्पीड कम होता चला जाएगा। सेम टू सेम वाइस वर्सा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड बहुत कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ने लग गया, और जैसे बढ़ा तो समय के साथ इसका स्पीड बढ़ता है। समय के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का स्पीड घटता है, तो समय के साथ प्रोडक्ट बनने के स्पीड बढ़ता है। तो हम लिखेंगे टाइम टू टाइम, यानी when time will increase more product will form, hence this one is forward direction and this one is forward reaction, or this one is backward reaction। When time will increase, more product will form, hence rate of backward reaction will increase। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये वाला और ये वाला, ये दो पॉइंट समझ में आया नहीं आया? समय के साथ रिएक्टेंट कम होगा, इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड भी कम होगा। समय के साथ प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट्स दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलोगे? समय के साथ रिएक्टेंट बहुत था, इसलिए स्पीड बहुत था, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला गया, इसका स्पीड भी कम होता चला जाएगा। क्यों? कंसंट्रेशन कम होना, स्पीड का कम होना। इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई रेट ऑफ फॉरवर्ड इज वेरी हाई, and after some time concentration of reactant will decrease,
रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होने लग गया, इसलिए स्पीड भी डिक्रीज होने लग जाएगा। और प्रोडक्ट के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? व्हेन टाइम टू टाइम प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज, हेंस जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका स्पीड भी बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये मान लो स्टार्टिंग में ये हमारा रिएक्टेंट है, ये मान लो रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ऊपर है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, रिएक्टेंट नीचे है क्योंकि स्पीड इसका कम है। समय के साथ रिएक्टेंट कम होता, स्पीड कम होता गया, कंसंट्रेशन नहीं स्पीड, स्पीड कम होता गया, समय के साथ स्पीड प्रोडक्ट का बढ़ता गया, एक का कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा है। एक समय ऐसा होगा जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा उस पोजीशन को बोलेंगे कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है। तो एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन का नाम है, ऐसा स्टेट का नाम है जहां पर फॉरवर्ड का स्पीड और बैकवर्ड का स्पीड बनने का, दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा। फिर से समझ लो, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ऊपर क्यों है? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। प्रोडक्ट नीचे क्यों है? क्योंकि इसका स्पीड कम है। समय के साथ रिएक्टेंट कम होता गया, समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता गया, समय के साथ रिएक्टेंट कम होता गया, समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता गया। रेट स्पीड। तो एक ऐसा समय आएगा जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। जैसे ही दोनों का स्पीड बराबर होगा उस पोजीशन को हम बोल देंगे कि वो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है। लगेगा ऐसा कि रिएक्शन रुक गया है, दोनों का स्पीड बराबर हो गया है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसको लिख लेना। सबको क्लियर हो गया?